हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज 53वीं से 95वीं हिस्ट्री का प्रीलिम्स की प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल बंदरगाह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृदभांड, ठीक है ना, मृदभांड, मुहरे, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण हैं। लोथल के पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह गोदी का औसत आकार 214 गुने 36 मीटर है तथा गहराई 3.3 मीटर है। इस स्थल की खोज 1957 में एस आर राव ने की थी। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वो कौन है। तो वो आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र गुप्त, सॉरी स्कंद गुप्त। गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हुन्नी मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। हुनों से युद्ध 455 ईस्वी में हुआ जिसमें स्कंद गुप्त सफल रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं कि क्या है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, सिंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो ये आंसर होगा, कल्हन की पुस्तक का नाम जो है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कल्हन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8,000 श्लोक हैं। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। कल्हन ने जिस राजतरंगिणी की रचना की है वह कश्मीर कहाँ पढ़े थे, हाँ, कश्मीर के लोहार, ठीक है ना, वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जयसिंह 1128 से 1155 के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, बीच में ये आके नहीं है, सिर्फ कश्मीर के है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा यहाँ ये देख लेते हैं कि प्रथम राजतरंगिणी जो है लेखक कल्हन है, द्वितीय राजतरंगिणी जोनराज, तृतीय राजतरंगिणी श्रीवर और चतुर्थ राजतरंगिणी प्रज्ञा भट्ट एवं शुकानी। 4 भागों में ये बटा हुआ है। चतुर्थ भाग को लिखा है प्रज्ञा एवं शुका। तो मेनली राजतरंगिणी की बात आता है तो कल्हन के द्वारा ही आता है। ठीक है, आइए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़, भित्री, नासिक, सांची। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। यह संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृतिक में थे। इस अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्टराज प्रतिस्थापक कहा गया है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने मौर्यकालीन निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो ये आंसर है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये जूनागढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो यात्री कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा जबकि पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्ञा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, बौद्ध गया में, कुशीनारा में, कपिलवस्तु में। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था ऑप्शन सी, कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। जबकि नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है। आइए नेक्स्ट, कुछ और है इसमें डिस्क्रिप्शन, वो देखते हैं। कुछ अन्य विद्वान इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित
तिलौरा कोटा से भी करते हैं। बौद्ध गया जो है उरुवेला में ही 35 वर्ष की आयु में समाधि की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था इस सारनाथ में दिया था, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। बुद्ध ने तपसु एवं भलिक नामक 2 बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी थी ऑप्शन सी राजगृह। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या बसुमती या गिरिव्रज थी, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसे कुशाग्रपुर रुक जाइए, ये कुछ और है। ठीक है, इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। यहाँ पे ये कुशाग्रपुर होगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध का प्रथम वंश हर्यंक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व में था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। तो आंसर होगा ऑप्शन हर्यक। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश का शासक था। उसे कुनिक भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार 544 से 422 ईसा पूर्व तक रहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया या पाटलिपुत्रा। तो तीसरा पाटलिपुत्रा में। कह सभी बौद्ध संगीतियों के आयोजन का विवरण इस प्रकार है। बौद्ध संगीति अर्थात शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में, अशोक के समय में। चौथा कश्मीर कुंडलवन में, कनिष्क के समय में। चलिए ये हुआ 10वां प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक, ठीक है, लाहौर का शासक बनाने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर में जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। शासन के 4 वर्ष बाद ही 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात किया जाता है तो वो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये आंसर होगा रामचंद्र देव। 1206 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रति वर्ष कर देने का वादा किया था, परंतु रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव या फिर सिंह देव, रुक जाइए, हाँ, पढ़ रहे थे 11 नंबर क्वेश्चन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन।
शंकरदेव ने कर देने से मना कर दिया, अतः अलाउद्दीन ने नायाब मलिक काफूर को आक्रमण करने हेतु भेजा। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और रायन की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान ने गुजरात के नवसारी की जागीर एवं लाखों स्वर्ण टके देकर वापस भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। तो ये हुआ। आइए देखते हैं रायन, तो वो ठीक। अब 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो आंसर होगा अकबर। अकबर जो है तीर्थ कर को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अगस्त 1563 में अकबर ने प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। फ्री का अस्पताल कह सकते हैं, खैराती उसी को बोलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो अस्थाई मुकदमों के साथ 15 नंबर। ठीक है, तो ये आंसर होगा जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1772 में वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय बंदोबस्त किया। 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया। कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। ठीक है, हाँ। फिर है 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च। ये 1/11 ही है या फिर कुछ और है? थोड़ा सा रुकिए। हाँ ठीक है, 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम एवं दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, राम बिहारी घोष। राम बिहारी घोष नहीं, ये अच्छा ठीक है, राम ही बिहारी घोष है। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसकी स्थापना सर्वप्रथम बंबई में की गई। तत्पश्चात इसका विस्तार पूना, अहमदाबाद एवं सतारा में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता जो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। यहाँ पे ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। राम मोहन राय ने एक ईश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। राम मोहन ने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना। आइए देखते हैं। उनके उपदेशों का सार सर्व धर्म समभाव था। उन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा, ठीक है, यहाँ पे त होगा, की स्थापना की। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की जो है स्थापना की थी, ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने 2000 यहाँ पे 2000 बीच में जो आया है ये गलती है, इसको हटाइए। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय
और जयकार के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। स्वराजवादियों ने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने व विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मैडम ब्लavatsky और कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम HP ब्लavatsky ने की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत में मद्रास के पास अडयार था। इसका उद्देश्य धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाना, प्राचीन धर्म दर्शन के अध्ययन में को सहयोग करना था। भारत में इसे फैलाने का श्रेय निवेसेंट को जाता है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। तिलक ने अपने मित्र चिपलूणकर एवं अग्रकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में स्थापित द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। मुंबई में तिलक ने ही गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। मांडले की जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम, द वेदास तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये होगा स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया जिसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू ने रखी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट है, कुछ इसको पढ़ लेते हैं। करक केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के द्वारा पूछा जाता रहता है हमेशा। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भी किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था और अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। फिर है बर्मा का भारत से पृथक्करण 1935 में किया गया। एक संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि तो होगा कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और देश में आज़ादी से पहले तक प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, दोनों तिथि को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और मनाते उसके बाद चला आ रहा था। आइए देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह नारा 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हुए कहा था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो ये ध्यान देना है कि मद्रास के युवा नेता MB, ठीक है, MB राघव
पेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदाचार्य ने 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसने विधान, ठीक है, यहाँ पे नहीं छूट गया है, इसने विधान परिषदों के विस्तार, इनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका और राजस्व एकत्र करने वाली संस्थाओं के पृथक्करण की मांग की गई थी। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसका आंसर स्टार करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने देखा कि 84 में किया गया था, ठीक है ना। इसी कारण से 83 को भी आंसर ना मानते हुए इसको स्टार कर दिया गया है। उस वक्त जब क्वेश्चन आया था, ये 2011 में एग्जाम हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82। तो ये आंसर होगा 72। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और यह स्कूल का नाम भी पूछा जाता है, आया था कुछ 1-2 साल पहले वाले में, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थी, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष कब किया गया था शुरू? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी 1920 में। 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था। आंदोलन की प्रमुख मांगे थी खिलाफत का विवाद, मतलब तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना की मांग, क्योंकि तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। उसी के चलते भारत में खिलाफत आंदोलन हो रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, स्वराज की प्राप्ति। लेकिन चौरा-चौरी कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और इस प्रकार से आंदोलन समाप्त हो गया था। आइए देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 का यही आधार बना रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1900 का आधार बनी। इसको मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु की संख्या दी। इस अधिनियम के संवैधानिक सुधार 1920 में लागू हुए। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1923 में इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। इनका जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में 1865 में हुआ था। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1932 में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से हुए इस समझौते हेतु गांधी जी इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस समझौते पर कांग्रेस द्वारा 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के दौरान मुहर लगाई गई थी। इस समझौते को KM मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1932 में तीसरा हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का तिथि क्रम इस प्रकार है, देखते हैं। तो पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये होगा वीर सावरकर, अभिनव भारत।
आइए इसका डिस्क्रिप्शन पूरा ले लेते हैं पहले, तब देखते हैं। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में इसका प्रथम स्थान था। यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त संस्था थी। 1899 ईस्वी में नासिक में गणपति उत्सव के दौरान मित्र मेला संगठन की भी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य गणेश सावरकर तथा बीडी सावरकर, सावरकर बंधु थे। ठीक है, दोनों बंधु मतलब भाई। यही संगठन कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। करो और मरो का आंदोलन संबंध है तो भारत छोड़ो आंदोलन से और गांधी जी से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के ऐतिहासिक सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह, स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RL माधोलकर ने की थी। ठीक है, तो ध्यान देना है कि 27वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था और ये फर्स्ट था। चलिए बिहार में तो आज हो गया पूरा 53वीं से 55वीं। तो कल मिलते हैं 56वीं से 59वीं, शायद बीच में कुछ गैपिंग पे हुआ था तो सारे का एग्जाम एक साथ होता था। अभी इधर कंटिन्यू हो रहा है 62वीं के बाद से। चलिए।